हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर दामोदर नदी की हम लोग बात करें तो जो दामोदर नदी है ये जो है वो नागपुर के पठार से निकलती है। ये जो है वो नागपुर के पठार से निकलती है और जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर? तो ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। और इसी के ऊपर झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो है वो इसी पर बनी हुई है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था, जो कि 18 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस में पूछा गया था। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो इसका जो है वो कुछ और ही मतलब निकल करके आता है। क्यों? तो देखिए एक बार इसको। तो अंग्रेजी में यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। मतलब कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से जो साउथ की तरफ से गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है वो हमें छांटना है। तो अगर अंग्रेजी से देखेंगे आप तो इसमें से जो सोन नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, जो कि गंगा में जाकर के दक्षिण की तरफ से मिलती है, और ऑप्शन सी ये जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। ये सीधे बस ये पूछ रखा है कि गंगा नदी का दक्षिणी की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, और अगर ऐसे पूछे तो वो कौन सी नदी है, वो जमुना नदी है। और हिंदी वाले को आप देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन सी माना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन अंग्रेजी वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही दे रखा था। इसलिए भरसक आप प्रयास करिए कि जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको एक बार अंग्रेजी में भी आप देख लिया करिए। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको गंगा नदी दिखेगी। ये गंगा नदी है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड से निकलती है। मैप गलत बन गया है। यहाँ पर उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है ये गंगा नदी, और इसी का पैरेलल यहाँ से निकलती है जमुना नदी, और ये दिल्ली आगरा होते हुए आकर के उत्तर प्रदेश में यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है, जो कि गंगा की दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? तो ये दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर सोन को देखें तो सोन यहाँ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से, और ये जो है वो यहाँ पर कुछ दूरी तक यहाँ पर ये यूपी में बहती है। उसके बाद ये बिहार में जा कर के पटना में यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1954 ईस्वी में किन दो देशों के बीच कोसी परियोजना एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो कोसी नदी को लेकर के सिंचाई और जल विद्युत के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कोसी नदी है ये नेपाल हिमालय से निकल करके आती है। जो नेपाल हिमालय में गोसाई की चोटियां हैं, नेपाल हिमालय में, वहाँ से निकलती है कोसी नदी, और नेपाल के बाद ये जो है वो बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए कोसी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक है, और इस कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और चूँकि जो कोसी नदी है वो नेपाल में और भारत में भारत के बिहार राज्य में बहती है, इसीलिए भारत और नेपाल के बीच में इस पर जो है वो ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था सिंचाई के लिए और जल विद्युत परियोजना के लिए 1954 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बना हुआ है।
तो महानदी पर जो बांध बना हुआ है वो है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में बना हुआ है, तो ये जो है वो ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में महानदी के ऊपर ये बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है वो हमें छांटना है। तो सबसे पहली बात कि पारंपरिक स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का अगर स्रोत देखा जाए तो मुख्य रूप से दो स्रोत हैं ऊर्जा के। कौन कौन से, तो एक तो ऐसे स्रोत हैं जिनको कि अगर हम लोग लगातार यूज़ करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोग लगातार यूज़ करते रहे तो। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो कि आप चाहे कितना भी यूज़ करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये अनंत हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, जैसे कि सौर ऊर्जा है। इसका चाहे कितना भी आप यूज़ करिए, कितना भी सोलर पैनल लगाइए, सौर की ऊर्जा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए ये क्या है, तो ये जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा कहलाते हैं और ये जो है वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन ए में दिया है कोयला, यह एक क्या है, तो यह एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। जो ऑप्शन बी में दिया है यह एक प्राकृतिक गैस दिया है, ये भी एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया है ये पवन ऊर्जा दिया है और ये जो है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो केरल के तटों पर मोनोजाइट रेत पाई जाती है, इससे जो है वो थोरियम निकाला जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मोनोजाइट रेत है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। जो केरल का समुद्री तट है वहीं पर ये मोनोजाइट रेत पाई जाती है और इसी से जो है वो थोरियम निकाला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या है यह एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो थोरियम है इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 90 है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि ये जो 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं इनको पूरब से पश्चिम दिशा में किस प्रकार से ये स्थित हैं उसको हमें चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला दिया है ये दिया है कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और जो कोटा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, तो ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगर आप मैप में देखें अगर आप भारत के देखेंगे तो आपको कोटा जो है वो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजस्थान में कोटा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि दूसरे वाले पे दिया है नामरूप। जो नामरूप थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये पड़ता है असम में, और अगर आप मैप में देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर पड़ेगा असम में नामरूप। यहाँ पर नामरूप जो है यहाँ असम में पड़ेगा। उसके बाद अगर अबोर का देखें तो जो अबोर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है यूपी में। जो यूपी का सोनभद्र जिला है यहाँ पर पड़ता है अबोर, और इसको अगर आप मैप में देखेंगे तो ये कुछ पड़ेगा आपका यहाँ पर। ठीक। उसके बाद जो ऑप्शन जो चौथा वाला दिया है ये दिया है परीक्षा, और ये जो परीक्षा है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी यूपी में पड़ता है। और यूपी के किस ज़िले में पड़ता है, तो ये जो है यूपी के झांसी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है यूपी के झांसी में पड़ता है। और झांसी कहाँ पड़ती है, तो झांसी कुछ आपकी यहाँ पर पड़ेगी, झांसी यहाँ पर पड़ेगी झांसी। तो अगर इसका क्रम देखा जाए पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ इसका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पड़ेगा नामरूप। सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पहले 2 पड़ेगा, नामरूप पड़ेगा। उसके बाद कौन सा पड़ेगा, तो उसके बाद जो है वो अबोर पड़ेगा, सोनभद्र वाला। इसलिए 2 के बाद क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा परीक्षा। परीक्षा कहाँ पर है, झांसी में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, कोटा है राजस्थान में, उसके बाद 1 हो जाएगा। मतलब कि 2, 3, 4, 1 वाला सही होगा।
और 2, 3, 4 ऑप्शन सी में दिया है 1, इसलिए जो बिल्कुल ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। तो हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो भारत में सबसे पहले जो है वो असम में चालू किया गया। कहाँ पर? तो इसको जो है वो असम में चालू किया गया। असम का जो जोरहट जिला है, कौन सा? तो जो असम का जोरहट जिला है यहाँ पर इसको चालू किया गया था। और असम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन संयंत्र है, यहाँ से हाइड्रोजन बनेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जब जलेगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो इससे पानी का निर्माण होगा और पानी से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन से कोई भी प्रदूषण नहीं होने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। कौन सा युग्म सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि सुरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो है वो असम में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरमा घाटी जो है वो असम में ही स्थित है। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि लुनेज जो क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन का, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लुनेज क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है ये गुजरात के राज्य में स्थित है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि केजी बेसिन पेट्रोलियम क्षेत्र जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो केजी बेसिन है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, बल्कि ये जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, गोदावरी नदी के बेसिन में। इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका मेल सही नहीं किया गया है, जबकि ए और बी दोनों जो है वो अच्छी तरीके से सुमेलित हैं। और ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे भारत में कौन कौन से और बहुत ही महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक वाले क्षेत्र हैं, तो अगर असम की बात करें तो असम में एक डिंगबोई है। कौन सा है? तो ये है डिंगबोई, जो कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि असम में स्थित है। इसके अलावा जो है वो असम में अगर बात करें तो असम में सुरमा घाटी है। इसके अलावा नहरकटिया भी असम में ही है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक तो लुनेज है, इसके अलावा अंकलेश्वर भी गुजरात में ही है, और ढोकला जो है ये भी गुजरात में ही है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन जो है वो होता है बिहार के भागलपुर ज़िले में। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और इसीलिए बिहार का जो भागलपुरी साड़ी है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, एक रेशम की साड़ी के रूप में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो बरौनी तेल शोधक संयंत्र है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो तेल शोधक संयंत्र है इसका बेगूसराय में स्थापना कब हुई थी, तो इसको जो है वो 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसमें जो है वो 2 देशों ने सहायता किया था, एक तो रूस है और एक है रोमानिया। इन दोनों देशों ने मिलकर के सहायता किया था इस तेल संयंत्र को स्थापित करने में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बरौनी का तेल शोधक संयंत्र है ये जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के जो है वो अंतर्गत काम करती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो जो पूर्व और पश्चिम गलियारा है भारत का, जो सड़क है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, ये जो है वो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के ये जो है वो असम के सिलचर तक है।
इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर राज्य आपसे पूछ ले कि पूरब से पश्चिम तक जो गलियारा है वो कौन से राज्य से लेकर के कौन से राज्य तक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो है वो गुजरात से लेकर के असम तक है। कहाँ तक है? गुजरात से लेकर के असम तक है। गुजरात में ये पोरबंदर से शुरू होता है और असम के ये सिलचर तक जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये तो पूरब से पश्चिम तक हो गया, लेकिन उत्तर से अगर दक्षिण तक पूछ ले, उत्तर से दक्षिण तक गलियारा पूछ ले कि ये कौन से बिंदु से लेकर के कौन से बिंदु तक जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो श्रीनगर से होते हुए ये जो है वो श्रीनगर से शुरू होता है और ये श्रीनगर से शुरू होकर के ये जो है वो कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो ये जो है वो कन्याकुमारी तक जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के ये जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है वो उत्तर से दक्षिण वाला गलियारा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये कहाँ पर है? तो भारत में जहाज़ों के मलबे का जो पता लगाया गया है वो जो है वो गोवा वाले तट के बाहर है। जो गोवा का तट है वहीं पर है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जहाज़ों का पता क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो शिप ब्रेक टूरिज्म चलता है। मतलब कि जो जहाज़ें समुद्र में डूब जाती हैं और उनके जो मलबे हैं वो समुद्र में पड़े रहते हैं, इन्हीं को देखने के लिए लोग जाते हैं और इसी को जो है वो शिप ब्रेक टूरिज्म कहा जाता है। और इसी के तहत जो है वो गोवा के तट में एक जहाज़ का पता लगाया गया है शिप ब्रेक के तौर पर, और यहाँ पर जो है वो अब जो है वो शिप ब्रेक टूरिज्म शुरू की जाएगी। अगर आप फोटो में देखें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। जब जहाज़ समुद्र में यात्राएं करती हैं तो कुछ कारणों जो है वो, जैसे कि समुद्री तूफान वगैरह आता है तो उसकी वजह से जो जहाज़ें हैं वो डूब जाती हैं या कुछ खराबी की वजह से डूब जाती हैं, तो ये समुद्र के तल पर जा कर के हैं ये पड़ी रह जाती हैं और यहीं पर ये मलबा जो है वो बहुत दिनों तक पड़ा रह जाता है। इसी को देखने के लिए लोग जाते हैं। इसी को जो है वो शिप ब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत के ये 4 बंदरगाह दिए गए हैं, इनको उत्तर से जो है वो कि दक्षिण में इसको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन जो पहला वाला है ये दिया है काकीनाडा बंदरगाह, और जो काकीनाडा बंदरगाह है ये कहाँ पर है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो दूसरा वाला है मछलीपट्टनम, ये कहाँ पर है? तो ये भी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो नागपट्टनम दिया है तीसरा वाला, ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तो ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद चौथा वाला जो है विशाखापट्टनम, ये कहाँ पर है? तो ये भी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर इसका क्रम की बात करें दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण में, तो सबसे उत्तर में पड़ता है, यहाँ पर सबसे उत्तर में जो पड़ता है वो पड़ता है विशाखापट्टनम। कौन सा पड़ता है? विशाखापट्टनम पड़ता है। उसके बाद काकीनाडा पड़ता है दूसरे नंबर पर। उसके बाद अगर बात करें कि कौन पड़ता है, तो उसके बाद मछलीपट्टनम पड़ता है, और मछलीपट्टनम के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो नागपट्टनम पड़ता है। इस तरीके से 4 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसको उड़ीसा में पोंडू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो उस उड़ीसा में इसको पोंडू के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो स्थानांतरणशील कृषि है ये क्या होता है? तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि जंगलों के समीप रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल का कुछ फिक्स एरिया है, उसको वहाँ के पेड़ पौधों को वो लोग काट देते हैं और काट करके उन सबों को जो है वो वहीं पर जला देते हैं। और जलाने के बाद ये जो राख है उसको इसी मिट्टी में खुदाई करके जोताई करके इसी मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। और यह जब ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो यहाँ पर ये लोग खेती करना शुरू कर देते हैं, और जब तक मिट्टी उपजाऊ रहती है तब तक ये लोग खेती करते हैं। उसके बाद जब उपजाऊता ख़त्म हो जाती है तो ये लोग यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो और दूसरी जगह जा करके फिर यही प्रक्रिया अपना लेते हैं।
इसी को जो है वो स्थानांतरणशील कृषि या इसी को जो है वो झूम कृषि कहा जाता है और इसे उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र में बात करें किस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में इसको जो है वो पेंडा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि बेबर नाम से इसे कहाँ पर जाना जाता है, तो बेबर के नाम से इसको जो है वो मध्य प्रदेश में जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर इसको बेबर कहा जाता है, या इसको जो है वो यहाँ पर दहिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है वो दहिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है मध्य प्रदेश में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो फलों और सब्जियों की जो खेती होती है उसे बागानी या हार्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। आप हार्टिकल्चर नाम याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर आपको हार्टिकल्चर ही देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो फलों की खेती की जाती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फलों की खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो पोमीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो पोमीकल्चर कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो फूलों की खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। तो जो चावल के फसल होते हैं उत्तर भारत में, उनके स्थानीय नामों की अगर बात करें तो इसको जो है वो अगहनी भी कहा जाता है, इसी को साली भी कहा जाता है और इसी को जो है वो अमन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर चावल की खेती की बात करें तो जो चावल की खेती होती है इसकी बुआई जो है वो मई जून में की जाती है। अरे मई जून में इसकी जो है वो मई जून में नहीं बल्कि इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? तो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और इसको जो है वो सितंबर अक्टूबर में इसको जो है वो काट लिया जाता है। और इसके लिए जो है वो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मानसून से पहले जो चावल की खेती की जाती है उसको जो है वो औस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? औस के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम जो है वो बेबर भी है, दहिया भी है और पोंडू भी है। तीनों के तीनों हैं। इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बेबर की बात करें हम लोग तो जो बेबर है ये कहाँ पर कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को जो है वो बेबर कहा जाता है, या इसी को जो है वहाँ पर दहिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में दहिया दिया है, यह मध्य प्रदेश में ही इसको कहा जाता है। उसके बाद पोंदू की बात करें कि पोंदू कहाँ पर इसको कहा जाता है, तो पोंदू नाम जो है इसको उड़ीसा में दिया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में इसको पोंदू कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। कौन सी मल्चिंग शब्द की परिभाषा का सही तरीके से व्याख्या करता है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि मल्चिंग होता क्या है। तो मल्चिंग एक प्रक्रिया है जो कि खेती के दौरान की जाती है। जैसे कि खेत में जब बुआई कर दी जाती है पौधों की, तो उसके बीच में जो खाली स्थान बचे रहते हैं इसमें खरपतवार उत्पन्न न हो जाएं, इसके लिए यहाँ पर जो है इसको जो है वो ढक दिया जाता है। जैसे कि पुआल उवाल वगैरह से, आजकल तो पॉलीथीन भी आती हैं, डिग्रेडेबल पॉलीथीन, उसे जो है वो ढक दिया जाता है जिससे कि पौधा तो निकल जाए लेकिन इसके बीच में जो है वो खरपतवार ना निकले। इसी को जो है वो मल्चिंग कहा जाता है। और जो ऑप्शन ए में दिया है कि फसलों के बीच का जो खाली स्थान है उसी को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढक देना मल्चिंग कहलाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में जो खेती की जाती है उसमें जो है वो खरबूजा भी आता है, खीरा भी आता है, तरबूजा भी आता है, तीनों के तीनों आते हैं। इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जायद की हम लोग बात करें कि जो जायद की खेती है वो कौन से मौसम में करी जाती है, तो जो जायद की खेती है इसकी बुआई जो है वो मार्च में की जाती है और इसको जो है वो जून तक काट लिया जाता है और इसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। अगर फसलों की बात करें तो जैसे इसी में जो है वो कद्दू उगाया जाता है, खीरा उगाया जाता है, इसी में तरबूज उगाया जाता है, नाशपाती उगाई जाती है। ये जो गर्मी वाले जितने सारे हैं वो सारे के सारे जो है वो जायद की फसलें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ माना जाता है? तो जीवाश्मों के आधार पर अगर देखें तो जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली से जो मिले हुए हैं जीवाश्म, यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है मानव का, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है यहाँ पर एक जगह है इस्काहुल, और इस इस्काहुल में इसी इस्काहुल से कुछ जीवाश्म मिले थे और इसको जो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि ये जो है ये मानव का ये मानव का जीवाश्म है और ये जो है वो प्लेस्टीसीन युग के समय का जीवाश्म है। इसीलिए इसको माना जाता है कि पृथ्वी पर अब तक जितने भी ज्ञात जीवाश्म हैं इसमें ये सबसे पुराना है। इसीलिए माना जाता है कि अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है यहीं पर मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो दो समुदायों के मध्य में जब सांस्कृतिक संपर्क होता है तो इसको जो है वो एक कल्चरेशन कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि दो समुदायों के बीच में जब निर्भरता का संबंध स्थापित होता है, मतलब कि एक समुदाय जो है वो दूसरे पर निर्भर होता है, तो इसके कल्चर को इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो कल्चरल रिलीम कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? तो किसी भी जाति को अनुसूचित घोषित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, कुछ विशिष्टताएं बताई गई हैं कि इसी के आधार पर जो है वो अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है और उनमें से कौन कौन से दिया हुआ है वो हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। जो एक है ये कह रहा है कि आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि नियम बनाए गए हैं, उनमें बताया गया है कि जो मनुष्य है उसमें कुछ आदिम संकेत होना चाहिए, तभी उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मनुष्यों की जो है वो जो समुदाय है उसका जो है वो कुछ खास प्रकार की उसकी अलग ही संस्कृति होनी चाहिए उसको अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए। उसके अलावा बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ में संपर्क करने में उनको शर्म आती है, मतलब कि ये जो लोग होंगे वो बड़े समुदाय से अलग थलग रहते होंगे, ये भी उनकी शर्त बताई गई है इसमें। इसके अलावा पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव भी होना चाहिए, मतलब कि ये लोग जो है वो पिछड़ेपन के शिकार हों। इसके अलावा ये भौगोलिक रूप से भी अलग अलग तरीके से रहते हों, ये अलग तरीके से जंगलों आदि में रहते हों, ऐसे जो है वो नियम बनाए गए हैं अनुसूचित जाति के लिए। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। इसीलिए उपर्युक्त में से सभी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है? तो कोयला नगरी जो है वो धनबाद को कहा जाता है। किसको? धनबाद को कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि जो धनबाद है कोयला नगरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कौन से टाइप का कोयला निकलता है? तो यहाँ से जो है वो बिटुमिनस निकलता है। कौन सा? तो यहाँ से जो है वो बिटुमिनस कोयला निकलता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, और यही जो है वो झारखंड से निकलता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों?
तो जो मोटा अनाज है इसको क्यों कहा जाता है कि यह एक चमत्कारिक अनाज है और यह जो है वो भविष्य की फसल है, इसके क्या क्या गुण हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि सूखा सहिष्णु फसल होती है मोटा अनाज। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी में भी ये जो है वो अच्छी तरीके से ये फसल उगाई जा सकती है। इसलिए जो है वो पानी के ये जो है वो सूखा सहिष्णु होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि कुछ बाहरी कारणों की आवश्यकता होती है। कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़े से होगा। यहाँ पर क्या होगा, थोड़े से होगा, क्योंकि अंग्रेजी वाला जो है अंग्रेजी वाले में सही दिया था, हिंदी के अनुवाद में गलती हो गई है। इसको जो है वो थोड़े से बाहरी कारणों की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको जो है वो ज़्यादातर जैविक खादों की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसको कम पानी की भी आवश्यकता होती है, मतलब कि बाहर से इसको जो है वो बहुत ही कम दिए जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि चावल और जो गेहूं है इससे ज़्यादा फाइबर जो है वो मोटे अनाजों में पाया जाता है। बाकी कैल्शियम, आयरन और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल की तरह ही इसमें पाया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि बरसात की जो मात्रा है दिनों दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह से जब बरसात की मात्रा कम हो जाएगी तो उस समय पर जो है वो मोटे अनाजों को ही उगाया जाना संभव हो पाएगा, और उस समय जो है वो मोटे अनाजों को उगाया जाएगा। इसीलिए इसको जो है वो भविष्य की फसल भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का मानचित्र जो है वो भारत के एक संगठन के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम जो है वो भारतीय सर्वेक्षण है, जिसको कि अंग्रेजी में सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1767 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन जो है वो टीआरई में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।